नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो देखिएगा साथियों, हम लोगों ने संविधान का निर्माण हम कर चुके हैं। ठीक है, संविधान निर्माण करने के बाद संविधान को लागू हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अब हमारा सबसे पहले जो बनता है कि संविधान को भाग पढ़ने से पहले जो संविधान के उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रस्तावना, आखिर प्रस्तावना कहाँ से आई और इसकी उत्पत्ति के बारे में क्या चीजें थी, वो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर प्रस्तावना या उद्देशिका, इसको देखो बोलते हैं उद्देशिका ओवलिक प्रस्तावना या प्रियम्बल। ठीक है, बात समझ में आई आपकी पूरी यहाँ तक। देखो, अगर हम बात करें उद्देशिका की तो आपको पता होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि एक 13 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा की बैठक हुई थी। ठीक है, और इस बैठक में क्या हुआ था? जो बैठक हुई थी, यहाँ पर एक जो जवाहरलाल नेहरू हैं, ये लेकर आए थे उद्देश्य प्रस्ताव। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव मतलब वही उद्देशिका के बारे में बताया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या मिली? स्वीकृति मिली थी। बात समझिए आपने यहाँ तक पूरी की पूरी। देखो, अगर हम बात करें इस प्रस्तावना की, तो ये जो प्रस्तावना है कहाँ से मानी गई है कि कह सकते हैं आप कि जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था, वहीं से प्रस्तावना की शुरुआत मानी जाती है। ठीक, देखो, इसे कहा जाता है संविधान की कुंजी। इसमें बारे में पढ़ेंगे अभी। क्या कहते हैं इसको? इस संविधान की कुंजी कहा जाता है इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बताइए जो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। बात यहाँ स्पष्ट हुई आपकी। इसके स्रोत क्या क्या हैं? इसके स्रोत एक तो आपका यही है उद्देश्य प्रस्ताव, और एक आपका ऑस्ट्रेलिया, जहां से भाषा ली गई है इसकी। बात समझ में आई आपके यहाँ तक पूरी की पूरी? कोई समस्या नहीं है यहाँ तक आपको? देखो, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो इसमें मैं अभी आपको लिख देता हूं। देखो, इसमें हम भारत से लेकर स्टार्ट की जाती है। ठीक है, और इसमें अंतिम जो शब्द है वो है आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इस प्रस्तावना के एक शब्द का मतलब बताऊंगा कि एग्जाम के लिए कौन कौन से शब्द महत्वपूर्ण है। देखिएगा, मैंने कहा है प्रस्तावना आखिर है क्या। आप देखते हो कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर और प्रतिष्ठा की समता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा में, इसमें तारीख दी गई है आपकी कि 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं कि इस प्रस्तावना है आपकी, इसको आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। बात समझिए आपने कि नहीं? तो इस तरीके से अभी मैं आपको इस प्रस्तावना के एक शब्द का मतलब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको प्रस्तावना बड़ी आसानी से इससे आप याद कर सकते हो। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रस्तावना की तो हर एक शब्द का मतलब है अपने आप में, हर एक शब्द का मीनिंग है, क्योंकि ये कुंजी है संविधान। क्या है ये कुंजी है। अगर आपको संविधान को समझना है तो प्रस्तावना को समझ लीजिएगा, फिर आपका संविधान समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो, अगर हम इसमें बात करें, देखो, इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि आखिर जो प्रस्तावना है इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें मात्र एक बार क्या हुआ है? देखो, एक बार संशोधन हुआ है। और ये कब हुआ है? देखो, ये हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन।
1976 में हुआ था। ठीक, आखिर इसमें कौन कौन से शब्द नए जोड़े गए तो मैं आपको बताता हुआ चलूं कि इसमें एक तो आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कौन क्या जोड़ा गया इसमें? समाजवादी शब्द जोड़ा गया, अखंडता, और अगला है आपका पंथ निरपेक्ष। देखो जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये तो रिप्लेस किया गया था, ये दोनों शब्द तो आपके जोड़े गए हैं नए, लेकिन जो पंथ निरपेक्ष था ये था आपका धर्म निरपेक्ष के स्थान पर। किसके स्थान पर था ये था धर्म निरपेक्ष के स्थान पर था। देखो अगर हम बात करें यहां से आगे के लिए कि साहब कितनी बार संशोधन हुआ, मैं आपको बता चुका हूं इसमें कि कब का शब्द जोड़े गए हैं। देखो सबसे पहला जो शब्द है प्रस्तावना का वो है हम भारत के लोग। क्या कहा मैंने आपसे अभी? पहला शब्द क्या है कि हम भारत के लोग। देखो हम भारत के जो लोग शब्द है ये कहां से मतलब थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, तो आप याद रखेंगे कि जो यूएनओ है हमारा, जो क्या है, जो यूएनओ है और यूएनओ का जो चार्टर है, यूएनओ के चार्टर की जो प्रस्तावना है उसमें एक शब्द लिखा हुआ होता है कि हम यूएनओ के लोग। क्या लिखा होता है उसमें? लिखा होता है हम यूएनओ के लोग। तो सेम कंडीशन क्या बन के आई आपकी? तो उसी प्रयुक्त शब्द के आधार पर हमने कहा कि हम भारत के लोग। तो आप याद रखेंगे कहां से मिलता जुलता है, तो ये मिलता जुलता है आपका यूएनओ का चार्टर है उससे मिलता जुलता है। बात स्पष्ट यहां तक? कोई समस्या नहीं है आपको? देखो इसका मतलब क्या है कि आखिर हम भारत के लोग, इसका मतलब ये है कि जो संप्रभुता है, जो सोवरेनिटी है वो कहां है? भारत की जनता में मतलब निहित है। या हम कह सकते हैं कि जो संविधान का जो मूल स्रोत है, या कह सकते हैं कि संविधान की समस्त शक्ति है। देखिए मैं क्या कहा मैंने आपसे कि समस्त शक्ति किसमें निहित है? समस्त शक्ति किसमें निहित है? वो जनता में निहित है। किसमें निहित है? कि जनता के द्वारा ही फैसले जाते हैं, जनता ही अपना मुखिया चुनती है, ऐसा नहीं है कि किसी और में निहित हो। तो हम भारत के लोग मतलब क्या होगा? हम भारत के लोग क्या हैं? हम भारत के लोग संविधान की जो शक्ति है उसके क्या है? मूल स्रोत हैं। तो ये बात समझिए आपने। पहला शब्द का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। देखो अगले शब्द पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा अगला शब्द है संपूर्ण त्रिभुज संपन्न। मैंने कहा हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण त्रिभुज संपन्न। तो क्या कहा मैंने आपसे? संपूर्ण त्रिभुज संपन्न सोहरन। देखो इसका मतलब क्या है? संपूर्ण त्रिभुज संपन्न का मतलब होता है कि भारत के जो आंतरिक और बाह्य मामले होंगे उनमें क्या है कि आप जो है विदेशी मामलों से मतलब क्या है? स्वतंत्र हैं। क्या कहा मैंने आपसे? देखो भारत क्या है? देखो भारत आंतरिक व आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या है? विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। मतलब कि जो फैसले लेने हैं हमको वो हम फैसले ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का हम पर दबाव हो, किसी दूसरे देश के अधीन हो हम लोग। तो हम क्या है? अपने आप में संपूर्ण त्रिभुज संपन्न है, यानी कि हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। ये वाली बात आप कह सकते हो। बात समझ में आई आपके यहां तक? या मैं कह सकता हूं कि किसी भी राष्ट्र के साथ संधि करने का के लिए क्या है? हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। क्या मैं आपसे कि किसी भी राष्ट्र के साथ संधि करने के लिए क्या है? हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। क्या है? हम लोग स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि साहब कोई हमको कहे साहब आप इससे संधि नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। क्या है? स्वतंत्र हैं। ये कहलाता है आपका सोवरेन, या इसको हम कह देते हैं संपूर्ण त्रिभुज संपन्न। बात समझिए आप यहां तक पूरी की पूरी?
अब इसके बाद अगला शब्द आ जाता है जिसे हम कहते हैं समाजवादी। क्या कहते हैं इसको? समाजवादी कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं। देखो समाजवादी का मतलब होता है, देखो तीन तरह की चीजें आप लोगों को जब पढ़ेंगे अच्छे से, तीन शब्द पढ़ेंगे आप वहां पर, एक समाजवादी, एक पूंजीवादी और एक आपका मिश्रितवादी। देखो तो पूंजीवादी का मतलब होता है कि उत्पादन के साधन होंगे उन पर क्या होगा, पूंजीपतियों का मतलब स्थायित्व होता है। लेकिन समाजवादी में क्या होता है कि उत्पादन के साधन है, तो क्या कहा मैंने आपसे कि उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के साधनों पर क्या है, उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण है, ये आपका राज्य का नियंत्रण है। कह सकते हैं साधनों पर सरकारी नियंत्रण है। ठीक, कह सकते इसमें कहा गया है कि जो धन है उसका सकेंद्रण नहीं होगा। क्या होगा? धन का सकेंद्रण नहीं होगा। ठीक है, या इसमें आप कह सकते हो कि जो भौतिक साधन है उनका समानता के आधार पर विभाजन हो। क्या कहा मैंने आपसे कि जो भौतिक साधन है उनका क्या होगा, भौतिक साधनों का समानता के आधार पर विभाजन होगा। इसमें मतलब क्या है कि जो भी चीजें हैं वो किसके हाथों में है, वो सरकार के हाथ में है। सरकार जैसे चाहे आपको बांटेगी, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति को बांट दे उसको, तो क्या होगा वो कि जो भी साधन है, जो भी उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन को क्या करना होगा, वो सब लोगों में क्या होगा, जनता में बराबर बराबर बांटा जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये होती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करें भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो हम लोग भारत के जो लोग हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है लगातार। पूंजीपति भी मतलब है, पूंजीवादी भी है, और यहाँ पर आपका समाजवादी भी अर्थव्यवस्था, दो तरह से समझ सकते हो। देखो अब हम लोग बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है आपका पंथ निरपेक्ष। देखो इसमें आप एक चीज समझेंगे, समाजवादी में मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कब जोड़ा इसको हमने जोड़ा था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने इसको जोड़ा था, जो आपका ये वाला शब्द है समाजवादी। बात समझ में आई आपके? यहां तक पूरी बात स्पष्ट हो गई। देखो अब हम बात करते हैं अगले शब्द पर। देखो अगला शब्द है आपका पंथ निरपेक्ष। देखो जो पंथ निरपेक्ष है, इसका मतलब ये मैंने कहा आपसे, ये भी कब आया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ये धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर। बात समझिए आपने पूरी? हाथ देखो इसका मतलब आगे पंथ निरपेक्ष भारत का मतलब है क्या वास्तव में। देखो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ क्या है कि जो सभी धर्म है उनको समान रूप से संरक्षण है। तो कहा मैंने आपसे, इसमें क्या देखो, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद देखो क्या है कि हमारे भारत का क्या है कि कोई भी हमारे यहाँ राज धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं। कह सकते हैं किसी भी धर्म को क्या है, किसी भी धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब कि हमारे देश का कोई भी राज धर्म नहीं है। क्या है, सब धर्म बराबर हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू को बढ़ावा दिया जाए, मुस्लिम को बढ़ावा दिया जाए, तो सब लोगों के लिए क्या है, सब लोगों का जो धर्म है वो सबके लिए बराबर है, सबको समान संरक्षण दिया हुआ है, सभी के लिए नियम समान बनाए गए हैं। तो बात समझे आपने पूरी? यहां तक क्या कहा मैंने आपसे? देखो इसके बाद हम लोग अगली बात पर बढ़ते हैं आगे। अगला जो शब्द है वो है आपका लोकतंत्र। इसे कह सकते हो आप डेमोक्रेसी। देखो लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र।
ये ऐसे कह सकते हो आप जनता का शासन। किसका शासन दोस्तों? जनता का। देखो मतलब क्या है कि शासन किसका होगा? जनता का शासन होगा, लोगों का शासन होगा। ऐसा नहीं है कि जनता ही चुनेगी और जनता के लिए ही वो होगा व्यक्ति। देखो इसके साथ साथ इसमें अब्राहम लिंकन ने एक अपना कोटेशन दी है, मैं बता दूं। देखो चलो आपको इसमें अब्राहम लिंकन के अनुसार 3 शब्द इन्होंने दिए हैं। नंबर 1 इसमें है आपका ऑफ द प्यूपिल, बाय द प्यूपिल। तो तीसरा इन्होंने कहा है फॉर द प्यूपिल, मतलब कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। ये जनता कह सकते हो आप इसमें। क्या जनता का होगा? मतलब जनता में से चुना जाएगा आपका, जनता ही उसको चुनेगी, जनता के द्वारा, जनता के मतलब जनता में से आप चुनेंगे उसको, जनता के द्वारा चुना जाएगा और जनता के लिए ही वो काम करेगा। मतलब क्या करेंगे? जनता चुनकर भेजती है, जनता के लिए वो काम करता है, उसी जनता में से आपका चुना जाता है। तो बात यहां तक स्पष्ट हुई आपकी। तो ये ध्यान रखेंगे, बताइएगा ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल किसका कोटेशन है? ये कोटेशन जो है आपका वो किनका है? ये कोटेशन है आपका अब्राहम लिंकन का। बात समझ में आई आपकी पूरी? देखो अब हम लोग बात करते हैं अगले शब्द पर। क्या बात करते हैं हम लोग? अगले शब्द पर चर्चा कर लेते हैं। अगला शब्द है आपका गणराज्य। से हम कहते हैं रिपब्लिक। देखो आपको पता होगा गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं, गणराज्य क्या होता है? देखो गणराज्य का ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बताओ गणतंत्र का मतलब या गणराज्य का मतलब क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि जो भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा। क्या कहा मैंने आपसे? इसमें क्या कहा? इसमें कहा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। क्या होगा? वंशानुगत नहीं हो। कैसा होगा? ये आपका निर्वाचित होगा। मतलब क्या कहा मैंने आपसे? ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा, उसका पोता राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रत्येक 5 साल बाद क्या होंगे? चुनाव होंगे और उन चुनावों में जो निर्वाचित होकर आएगा वही राष्ट्रपति बनेगा। तो ये इसका मतलब होता है, ये होता है गणतंत्र। ठीक है, मतलब वंशानुगत का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ना चलाना। जैसे पहले राजा महाराज होते थे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मतलब क्या होगी? चीजें चेंज बदलती है। हर 5 साल बाद चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद जिसको जनता मतलब चुनेगी, जनता चुनेगी वही क्या होगा? वही राष्ट्राध्यक्ष बनाया जाएगा। बात समझिए आपने तो पूरी। देखो अब इतनी बात समझ चुके हैं, मैंने कहा इसके बाद क्या है? तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो आप देखें इसमें न्याय कितने प्रकार का। तो आप देखेंगे कि जो न्याय है हमारे प्रस्तावना में वो 3 तरह का न्याय दिया हुआ है आपको। कौन कौन सा है इसमें न्याय? एक तो है आपका सामाजिक, सामाजिक रूप से सबको न्याय मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक और क्या है अगला? राजनीतिक। तीन न्याय कितने प्रकार का है? 3 तरह का न्याय है आपका, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बात समझिए आपने यहां तक। उसके बाद देखो स्वतंत्रता कितनी है? ये 6 प्रकार की दी हुई स्वतंत्रता आपकी। देखो अगर हम बात करें स्वतंत्रता की तो आप देखेंगे इसमें स्वतंत्रता जो हमको दी गई है वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। मतलब कि जो चाहे आप अपने मन में विचार ला सकते हैं, ठीक, जो चाहे आप बोल सकते हैं, मतलब लिमिट के अंदर है। विश्वास मतलब विश्वास, किसी पर विश्वास कर सकते हैं आप। धर्म की स्वतंत्रता है आपको, जिस धर्म को चाहे उसको अपना सकते हैं। उपासना मतलब पूजा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, उपासना किसी भी आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी? 3 तरह का न्याय हो गया, 5 तरह की स्वतंत्रता हो गई आपको। अगली बात हम करते हैं समानता कितने प्रकार की है। देखो
जो समानता दी हुई है आपको इसमें वो है दो प्रकार की, जैसे कि एक तो है प्रतिष्ठा और एक है आपकी अवसर। कभी कभी एग्जाम में आया था, बताइएगा क्रम से लगाओ कितनी स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता आपकी 5 प्रकार की है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। बात समझे आप यहाँ तक? ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इंपोर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता। बताओ न्याय कितने प्रकार का दिया हुआ है प्रस्तावना में, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, और आपको अगली बात क्या कही यहाँ से, समानता कितने प्रकार की। ये चीज एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगली बात देखो, इसमें हम बात करते हैं कि अगली चीज क्या बताई गई है इसमें। देखो नागरिकों में बंधुता मतलब भाईचारा, बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प लिया गया है। ठीक है, क्या है, जो नागरिक हैं उनमें आपस में भाईचारा बना रहे, भाई बंधुता बनी रहे, उसके लिए क्या है, देखो इसमें दो चीजें बताई गई हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, क्या है, राष्ट्र की एकता व अखंडता, क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। देखो जो अखंडता शब्द है मैंने आपको बताया था पहले भी, इसमें ये कब जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, बात स्पष्ट हुई आपके यहाँ तक का काम, मैंने आपसे ये बात आप समझ सकते हो जो यहाँ तक मैंने कहा आपसे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे शब्द का मतलब समझा। देखो अब इसके बाद जो प्रस्तावना में इसके बाद क्या कहा गया है, जो इसका अंतिम भाग है प्रस्तावना का, क्या है कि अंतिम भाग में क्या कहा गया है। देखो अंतिम भाग में जिक्र करा गया है कि संविधान को हमने कब अंगीकृत किया, संविधान को अंगीकृत ओब्लिक आत्मर्पित करने की तिथि का वर्णन दिया हुआ है। तो कब अंगीकृत किया हमने संविधान को, संविधान को हमने अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। इसे बनाया जाता है विधि दिवस के रूप में। क्या बनाते हैं इसको हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। ये वाली तारीख आप समझ सकते हैं, कह सकते हो। देखो इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिंदी के महीनों की बात करूं तो यहां पर दिया हुआ है कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। संवत कौन सी थी, संवत जो है वो 2000, जो हिंदी का जो हमारा हिंदू कैलेंडर है और उसके अनुसार जो संवत है वो आपकी 2006 संवत है, और मार्गशीर्ष है मतलब कि माह का महीना है, और सप्तमी के दिन मतलब क्या करा हमने संविधान को अपनाया। तो हिंदी में भी आ सकता है एग्जाम के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो प्रस्तावना थी, जो प्रेम्बल थी आपकी संविधान की, उसके एक शब्द पर हम लोगों ने चर्चा की। इससे बाहर एग्जाम के लिए कुछ नहीं आएगा, इतना ही आप पढ़ लो, इससे अलावा चीजें है भी नहीं इसके अंदर। देखो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। कुछ प्रमुख बात, कुछ संशोधन, कुछ अवधारणाएं बताई गई हैं इसके बारे में, जो संविधान आगे प्रस्तावना वास्तव में है क्या। देखो देखो सबसे पहले एक केस आया था, इसे कहा जाता है इंद्री बेरोवाली 1960। देखो इसमें कहा गया है कि इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा इसमें कि प्रस्तावना क्या है कि संविधान का अंग नहीं है। क्या है प्रस्तावना, संविधान का अंग नहीं है, मतलब कि इसके होने या ना होने से संविधान पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा गया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा इसमें कि जब संविधान की भाषा स्पष्ट ना हो, क्या हो, जब संविधान की भाषा
अस्पष्ट हो तो क्या होगा, जब स्पष्ट ना हो तो वहां क्या होगा कि उद्देशिका क्या होगी, उद्देशिका संविधान को समझने में सहायक है। क्या है ये कि जो संविधान निर्माता है उन्होंने कहा, उनके लिए क्या है कि जो संविधान निर्माता है उनके लिए क्या है प्रस्तावना, उनके लिए क्या है प्रस्तावना कि अगर आपको कोई संविधान की कोई बात समझ में नहीं आती है, ठीक, ये कोई भाषा स्पष्ट है, कोई संदिग्ध भाषा है, तो आप उद्देश्य के माध्यम से उसको सरल समझ सकते हो। ये वाली बात कही गई जो आपका इंद्रू बेरी वाले बनाम भारत संघ का मामला था। ठीक है, ये सब बात किसने की, सुप्रीम कोर्ट ने सब बात ये कही थी। अब देखो इसके बाद अगला एक केस आता है बहुत महत्वपूर्ण, केशवानंद भारती, बहुत बार आप सुनते हो। देखो अगला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। देखो अगर हम बात करें इस केस की तो केशवानंद भारती केरल के रहने वाले हैं और अभी फिलहाल लगभग विगत वर्ष ही इनका निधन हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो तो इसमें क्या कहा, देखो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, देखो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को पलट दिया अपने। पहले क्या कहा था, संविधान का अंग नहीं है, लेकिन इसमें कहा कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, ऐसे कहा। इसका कहा, इसमें इन्होंने कहा कि उद्देशिका क्या है, उद्देशिका संविधान का एक भाग है। ठीक है, क्या है, जो संविधान का एक भाग है। अगली बात उन्होंने कही कि इसमें क्या होगा, उद्देशिका में संशोधन, यानी कि मूलभूत ढांचे को छोड़कर, मूलभूत ढांचे के अलावा में संशोधन किया जा सकता है। समझिए आपने बात क्या कहा कि उद्देशिका में आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो परिवर्तित ना हो, उसको छोड़कर आप चाहो संशोधन कर सकते हो। उसके बाद क्या कहा गया कि जो उद्देशिका है ये न्यायालय क्या है, न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पर निर्णय आप नहीं ले सकते। क्या कहा, देखो क्या है, उद्देशिका, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पर निर्णय नहीं ले सकते। ये बात क्या रही, ये पूरी की पूरी बात रही आपकी केशवानंद भारती केस में। तो एग्जाम में याद रखें कि इसमें बताइएगा किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का एक अंग है, संविधान का एक भाग है। तो आप ध्यान रखेंगे वो आपका कौन सा था, केशवानंद भारती था। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना में क्या हो सकता है, संशोधन कर सकते हो, लेकिन संविधान का मूलभूत ढांचा जो परिवर्तित ना हो, ये वाली बात इसमें कही गई। देखो अब इसके बाद अगली बात आती है कि एक अगला केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। देखो इसमें कहा, इसमें एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था हिदायतुल्ला। इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है उसको संवैधानिक कुंजी कहा है। क्या कहा, देखो इन्होंने क्या कहा, उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान की मूल आत्मा है, जो आत्मा संविधान की है वो इसी में बसी है। वैसे अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे तो उसके लिए भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है, संविधान उपचार है, उनको मूल आत्मा कहा है। लेकिन ये भी याद रखें कि हिदायतुल्ला ने इस प्रस्ताव के बारे में वाली बात कही थी।
बात समझे आपने। देखो दो अलग से कोटेशन है अलग अलग, के.एम. मुंशी, इन्होंने कहा है प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री। क्या कहा है इन्होंने, देखो इन्होंने कहा है प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। और अगले हैं सुभाष कश्यप, इन्होंने कहा है कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना क्या है, उसकी आत्मा है। क्या कहा है इन्होंने कि संविधान क्या है, अगर शरीर है, संविधान क्या है, शरीर है, तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना जो है वो क्या होगी, आत्मा कहलाएगी। तो ये सारी की सारी क्वेश्चंस जो मैंने आपको पढ़ाया, ये पूरी की पूरी क्या थी, क्लास जो आज हमने पढ़ी, ये क्लास आपकी प्रस्तावना की क्लास है। इससे बाहर प्रस्तावना में कुछ नहीं आएगा। इसके आप नोट्स बनाएं, प्रस्तावना को याद करें, सरल तरीके से हर एक शब्द का मतलब समझें, उसके बाद आपके प्रस्तावना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको क्या होगा, ये चीजें सारी की सारी याद हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा याद ना हो। सारी की सारी भाषाएं मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, सब एकदम व्यवहारिक रूप में चीज समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है साथियों, शेयर करें वीडियो को, नोट्स जरूर बनाएं आप। और ये नोट्स बनाने के बाद जैसे ही आपका एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में मात्र नोट्स को पढ़ें और एग्जाम देने जाएं, तो होगा क्या उससे कि कोई भी क्वेश्चन संविधान का आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।